ऐसे ही का नाम ये कम्बोजवाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हम हाजिर हैं हर रोज़ की तरह आपकी जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के और उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी स्टूडियो पहुंच गए हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले जरा फटाफट आपको ये बता देते हैं कि आज किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है हम लोग बातचीत करेंगे, तो नजर डालते हैं ऑन द शो के ऊपर। क्यों कमजोर पड़ा मानसून? जी हाँ, मानसून को लेकर के नई अपडेट्स आई हैं, उसके बारे में डिटेल में आज बातचीत होगी। तिलहन दलहन में नई चुनौतियां आ रही हैं, क्या है पूरी डिटेल थोड़ी देर में बताते हैं आपको। एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा। जी हाँ, एक नई महत्वपूर्ण खबर है और उसका क्या असर होगा इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। किसके गले फंसा पॉलिसी सरेंडर? इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के काफ़ी सारी अपडेट आ रही हैं रेडा की तरफ से, उस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और बैंक एफडी में क्या होने वाला है, बैंक एफडी को लेकर के भी एक नई अपडेट आई है, उस पर भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और ईयू ने भी छेड़ा चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर। पूरी खबर थोड़ी देर में बताते हैं आपको, लेकिन सबसे पहले बात मानसून की कर लेते हैं। इस साल मानसून सीजन के दौरान देश भर में भले ही सामान्य से ज़्यादा बरसात का अनुमान हो, लेकिन अब तक बीते सीजन के दौरान बरसात की हल्की कमी देखी जा रही है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अब तक बीते मानसून सीजन यानी कि 1 जून से 12 जून के दौरान देश भर में औसत के मुकाबले 4% कम बरसात हुई। इस दौरान देश भर में औसतन 43.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि मानसून को आगे बढ़ने को लेकर के परिस्थितियां अभी अनुकूल दिखाई दे रही हैं। सर, ये डेफिसिट की वजह क्या मान रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले टाइम में? मानसून के जो ताज़े आंकड़े आए हैं उनको देखकर थोड़ा संतोष भी है, लेकिन एक चिंता भी है। अगर आप मानसून के मौजूदा कवरेज को देखें, क्योंकि मानसून का ऑनसेट हो चुका है, तो केरल अगर आप इस मैप को अपने सामने देखें तो जो नीली रेखाएं हैं, इस आधार पर मध्य महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र के ऊपर तक के हिस्से को मानसून कवर कर चुका है और पूर्वी भारत के हिस्से को भी मानसून पर मानसून की बारिश शुरू हो गई है। लेकिन एक जो चिंता भी दिख रही है वो 4% के आसपास मानसून के डेफिसिट की दिख रही है, जो केरल के और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में दिख रही है। ये हालांकि आने वाले समय में मानसून से रिकवरी दिखाई दे सकती है, लेकिन यहाँ मानसून का डेफिसिट और कमज़ोर पड़ना खास तौर पर ज़्यादा चिंता पैदा करेगा पूर्वी भारत के लिए, जो पूर्वी भारत का हिस्सा है, जहाँ आपको ये वाइट स्पेस, सफ़ेद हिस्सा दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी इस हिस्से में बारिश कम हुई थी। यहीं पर सबसे ज़्यादा धान के पैदावार पर मानसून की कमज़ोरी का असर पड़ता है। और भारत का मानसून वैसे भी डेफिशिएंट रेनफॉल, ऊपर से सामान्य पर भीतर से बिखरा हुआ, ये इसकी पहचान रही है। तो अब मानसून का ऑनसेट तेज है। जहाँ जहाँ अगर आप राज्यवार देखें तो मानसून की बारिश सामान्य से ज़्यादा है, लेकिन क्या देश के पूरे हिस्से में सामान्य मानसून रहेगा, ये अभी देखना बाकी है। पर तात्कालिक तौर पे जो आंकड़े मिल रहे हैं उसमें मानसून की शुरुआत अच्छी है, पर करीब 4% की कमी दिख रही है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में प्री मानसून रेन नहीं हुई है वैसी रेन जैसी होनी चाहिए थी, और इसलिए आपको उत्तर भारत के और पूर्वी भारत के हिस्सों में अभी भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर दिखाई दे रहा है। तो प्री मानसून रेन के कारण तापमान में कमी आती है, और अगर प्री मानसून रेन नहीं होती है तो इस हिस्से में मानसून का असर कैसा रहेगा, क्या कमज़ोर होगा, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। चलिए, इस पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी, क्योंकि इससे इस मानसून से ही निर्धारित होगा कि अर्थव्यवस्था के आंकड़े किस तरीके से सामने निकल के आएंगे। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन यानी कि एसईए ने देश में सरसों के उत्पादन अनुमान में 5 लाख टन से ज़्यादा की कटौती की है। एसईए ने ताज़ा अनुमान में 115.8 लाख टन सरसों उत्पादन का अनुमान लगाया है। इससे पहले मार्च में 120.9 लाख टन उत्पादन का अनुमान था। एसईए का कहना है कि एल नीनो की वजह से बरसात कम रही है, जिसकी वजह से सरसों के उत्पादन पर असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। सर, क्या कुछ असर रहेगा अगर सरसों का उत्पादन घटता है तो? ये चिंताजनक खबर है। रबी की फसल के बाद सरसों के उत्पादन को लेकर जो ताजे अनुमान आए हैं, खासतौर से इंडस्ट्री की तरफ, जो कि कच्चा माल खरीदता है और उससे ऑयल बनाता है, वो चौंकाने वाले भी हैं और थोड़ा सरकार को चिंता में डालने वाले भी हैं। राजस्थान में रेप और मस्टर्ड सीड के उत्पादन में गिरावट का अनुमान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी इन तिलहनी फसलों की पैदावार में कमी आने वाली है। इसका असर हमें तत्काल बाजार में खाद्य तेल की कीमतों पर दिखाई देने लगेगा। अगर आप ध्यान दें तो पिछले सप्ताह हमने आपको बताया था कि खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। पिछले 5-6 महीने के दौरान हमने तिलहन की कीमतें और खाद्य तेल की कीमतों पर थोड़ा सा असर देखा था, और उसमें उतनी तेज बढ़ोतरी नहीं थी। लेकिन मस्टर्ड के, सरसों के उत्पादन में कमी के बाद अब एक सेंटीमेंट बनने लगा है खाद्य तेल की महंगाई का।
और ये सरकार पर नए सिरे से खाद्य तेल के आयात का दबाव भी बनाएगा। दूसरी तरफ खाद्य तेल के बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति पिछले 2 महीने में थोड़ी बिगड़ी है, क्योंकि जो दक्षिण अमेरिका से आने वाला सोयाबीन है उसकी आपूर्ति में भी कमी आई है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए अगले 2-3 महीनों में तिलहन की महंगाई भी खाद्य महंगाई के पूरे हिस्से में बड़ा रोल प्ले कर सकती है या बड़ी भूमिका निभा सकती है। जी। इधर दालों की बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार ऑस्ट्रेलिया से चना आयात की योजना बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही ऑस्ट्रेलिया से करीब 11 लाख टन चने का आयात हो सकता है। इस साल देश में चने की उपज भी कम हुई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि इस साल करीब 116 लाख टन चने का उत्पादन दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल करीब 123 लाख टन का उत्पादन था। सर, ये चने के आयात की नौबत क्यों आ गई? देखो, नौबत आ ही गई। हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि दलहन की समस्या का समाधान नहीं निकला पिछले 2 साल के भीतर। भारत के कुल उत्पादन में भारत में कुल जो दलहन का उत्पादन उसमें चने का हिस्सा 50% है और इसके बाद भी चने की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। पिछले साल सरकार ने दलहन के आयात का चुनाव से पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। पूरे पिछले साल दलहन का आयात किया गया था, तुअर का और उड़द का, लेकिन बाजार में आपूर्ति की चुनौती बनी हुई है। और अब जब कीमतें लगातार बढ़ने लगी हैं तो इसे देखते हुए सरकार ऑस्ट्रेलिया से चने का आयात कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में चने की पैदावार ठीक ठाक रही है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि बाजार में थोड़ा आयातित चना, इम्पोर्टेड पल्सेस आने से कीमतों पर थोड़ा दबाव बनेगा, कुछ कमी आएगी। लेकिन बाजार में दलहन की अंतर्धारणा या बाजार में दलहन की कीमतों को लेकर तेजी का रुख कायम रहेगा। और यह और भी महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि खरीफ भारत में दलहन की उपज के लिहाज से या दलहन की फसलों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण फसल चक्र होता है। और खरीफ की बुआई शुरू होने वाली है, सरकार को समर्थन मूल्य आने वाले समय में घोषित करने हैं, उन पर भी इसका असर दिखेगा। तो अगर आप पूरी तस्वीर देखें दलहन बाजार की, तो भले ही सरकार आयात को उदार करके थोड़ी आपूर्ति बेहतर करने की कोशिश करे, पर यह पूरा साल दालों की महंगाई से निजात नहीं मिलने वाली। ये पूरा साल दालों की महंगाई के साथ ही बीतेगा। जी। एटीएम से पैसा निकलवाना पहले के मुकाबले महंगा हो सकता है। एटीएम ऑपरेटर्स के संगठन CATMI ने रिजर्व बैंक से दूसरे बैंक से कैश निकालने पर लगने वाले शुल्क में 2 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन बढ़ोतरी की मांग की है। फिलहाल दूसरे बैंक से निकालने पर 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क लगता है, जिसे बढ़ा करके 23 रुपये करने की अब मांग होती हुई दिखाई दे रही है। सर, ये एटीएम पर शुल्क बढ़ाने की मांग क्यों हो रही है? एटीएम ऑपरेटर्स का मानना है कि जो इंटरचेंज रेट होता है, यानी आप अपने ही बैंक के एटीएम से अगर पैसा निकालते हैं तो उसके लिए एक अलग दर है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो एटीएम ऑपरेटर्स को उस पर एक लागत उठानी पड़ती है, और इसलिए ये फीस बढ़ाने की बात की गई है। अच्छा, इसका असर कई सारे उपभोक्ताओं पर बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि भारत के सभी हिस्सों में सभी बैंकों के एटीएम उपलब्ध नहीं है, और इसलिए आप किसी भी बैंक के एटीएम से जाकर किसी की भी बैंक का कार्ड इस्तेमाल करके कैश का विड्रॉल कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन एटीएम ऑपरेटर्स की यह मांग मानेगा, इसे थोड़ा देखने वाली बात होगी। लेकिन इनका एक कहना, कंपनियों का ये कहना, एटीएम ऑपरेटर्स का एक कहना है कि 2021 के बाद पिछले 2 साल के 2 साल पहले इस पर इंटरचेंज रेट में बढ़ोतरी की गई थी, और अब 2 साल में लागतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। इधर टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से बेचे जाने वाले मोबाइल नंबरों पर शुल्क लागू कर सकता है। TRAI ने अब इनएक्टिव मोबाइल नंबर को ब्लैकलिस्ट न करने पर मोबाइल ऑपरेटर पर जुर्माना लगाने की योजना बनाई है। अगर ये नियम लागू हुआ तो इस भार को टेलीकॉम कंपनियां उपभोक्ताओं पर डाल सकती हैं। भारत में जारी किए गए कुल मोबाइल नंबर में से करीब 21.9 करोड़ मोबाइल बेकार पड़े हुए हैं, यानी इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और ये आंकड़ा कुल मोबाइल नंबर का करीब 19% है। सर, ये व्यवस्था किस तरीके से काम करेगी? हमने आपको बताया था पिछले सप्ताह कि नंबरिंग अपने आप में एक रिसोर्स है, टेलीकॉम में नंबर अपने आप में एक संसाधन है, और इनकी अब कमी भारत में पड़ने लगी। इसलिए भारत सरकार को एक नए नंबरिंग प्लान पर काम करना करना पड़ रहा है। करीब करीब 1 दशक से ज़्यादा समय बीत गया जब टेलीकॉम नंबर्स का नया प्लान आया था। अब इसके बाद नंबरिंग रिसोर्सेज की ज़रूरत खासी ज़्यादा है, और कई सारे ऐसे फ़ोन हैं जो इनएक्टिव मोबाइल नंबर्स हैं, जो लंबे समय से बंद पड़े हुए हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं है, उन्हें भी इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। TRAI ने कहा है कि अगर ऑपरेटर्स चाहें तो वो जो पुराने नंबर्स हैं, जो इनएक्टिव नंबर्स हैं, उन्हें किसी दूसरे को दे सकते हैं, और इसके लिए शायद एक फीस की व्यवस्था भी आएगी, जैसा कि दुनिया के कई देशों में होता है कि अगर आपको कोई खास मोबाइल नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको एक फीस चुकानी पड़ती है। इधर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने जीवन बीमा धारकों के हित में बड़ा फैसला लिया है।
रेगुलेटर ने एंडोमेंट पॉलिसियों के लिए सरेंडर वैल्यू से जुड़े ज़्यादातर प्रस्ताव मान लिए हैं। अब पॉलिसी खरीदने के बाद ग्राहक को अगर ये लगता है कि पॉलिसी ठीक नहीं है या किसी वजह से वो प्रीमियम नहीं चुका पाता है तो उसे पॉलिसी सरेंडर करने पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अभी तक जो नियम लागू था उसमें 1 या 2 साल बाद पॉलिसी सरेंडर कराने पर बहुत नुकसान होता था। ग्राहक ने जो प्रीमियम चुकाया था उसका नाम मात्र हिस्सा ही वापस मिलता था। अब कोई ग्राहक पॉलिसी खरीदने के कुछ महीनों बाद भी उसे वापस लौटा सकता है। सर, रेडा के इस फैसले का क्या कुछ असर होगा? बीमा कंपनियों के लिए खासी चुनौती है इस फैसले के साथ, उसकी वजह, लेकिन अगर आप बीमा पॉलिसी धारक हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी और खबर है। और यदि आप अपनी पॉलिसी 1 साल के भीतर सरेंडर करते हैं और बीमा कंपनी आपको कुछ भी देने से मना करती तो वैसा नहीं कर पाएगी। इरडा के नए नियमों के बाद बीमा कंपनियों को पहले साल या दूसरे साल या तीसरे साल में भी पॉलिसी सरेंडर कराने पर पैसा देना पड़ेगा। मौजूदा परिस्थिति में जो व्यवस्था लागू है उसमें जो गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट हैं जिन पर गारंटीड रिटर्न मिलता है बीमा कंपनियों की तरफ से, उसमें पहले साल तो पॉलिसी सरेंडर कराने पर कुछ भी नहीं मिलता था, शून्य होता था। वो पैसा बीमा कंपनी ले जाती थी आपकी चुकाया हुए प्रीमियम को, और दूसरे और तीसरे साल 30 और 35% का भुगतान मिलता था। लेकिन अब इस व्यवस्था के बाद इरडा केस ने फैसले के बाद पहले साल भी बीमा कंपनियों को एक रिटर्न देना पड़ेगा। वो कितना होगा बीमा कंपनियां तय करेंगी और इसका असर बीमा कंपनियों के मार्जिन्स पर आएगा, क्योंकि उनकी सरेंडर वैल्यू और सरेंडर पेमेंट्स में अब बढ़ोतरी होगी और इससे बीमा कंपनियां शायद आने वाले समय में पॉलिसीज पर लगने वाले चार्जेस में भी बढ़ोतरी कर सकती हैं। लेकिन नियामक का यह मानना है कि अगर 1 साल भी किसी ने प्रीमियम दिया है तो उसका कुछ हिस्सा उसे वापस जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल। और अप्रैल के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सुस्त रहने की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल के दौरान इंडस्ट्रियल की ग्रोथ 5% रही। इससे पहले मार्च के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ 5.4% दर्ज की गई थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 77.6% है और अप्रैल के दौरान मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ सिर्फ 3.9% दर्ज की गई है। इस वजह से कुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ घटी है। सर, मैन्युफैक्चरिंग पर ये झटका किस वजह से लगा? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की पूरी तस्वीर लंबे समय के लिए देखें तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग में एक कमजोरी, एक सुस्ती स्थायी तौर पर दिखाई देने लगी। अगर आप अलग अलग सेक्टर्स को देखें पिछले 4-5 साल के विकास दर में मंथली आधार पर इसमें चेंज आते रहते हैं, जैसे कि हमने भी ताजी गिरावट देखी। लेकिन चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हों, चाहे बेवरेजेस हों, चाहे कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स हों, इनकी सबकी आर्थिक विकास दर पिछले 3-4 साल से सिकुड़ी हुई है या इनमें मांग की कमी का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आईआईपी में ताजी गिरावट फिर यह बताती है कि बाजार में मांग मजबूत नहीं है और कंपनियों को अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ रही है। बढ़ती कीमतों का असर भी डिमांड पर दिख रहा है। जी, इधर प्रॉपर्टी फर्म एनरॉक का कहना है कि बीते 2 वित्त वर्षों के दौरान देश में घर की कीमतों में सालाना आधार पर 13% की बढ़त हुई है। इसके अलावा बीते 2 वर्षों के दौरान जितने घर बने हैं उससे ज़्यादा घर बिके हैं, जिस वजह से पुरानी इन्वेंट्री घटाने में मदद मिली है। बीते 2 वर्षों के दौरान देश के 7 बड़े शहरों में 8.25 लाख घर बने हैं और 8.72 लाख घर बिके हैं। सर, घरों की इस महंगाई को कैसे आप जांच रहे हैं? हम लोग आपको लगातार बताते रहे हैं मनी सेंट्रल में कि भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में साइलेंटली एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है और उस शिफ्ट का एक और सबूत हमारे सामने, उस परिवर्तन का एक और सबूत हमारे सामने है। कंपनियां अब भारत के बिल्डर्स या भारत के रियल एस्टेट डेवलपर से समझ चुके हैं कि सस्ते घरों की मांग नहीं आने वाली है, इसलिए वो महंगे घर बना रहे हैं, इन्वेंट्रीज काट रहे हैं और कीमतें बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजें रियल एस्टेट डेवलपर्स के, रियल एस्टेट उद्योग के पक्ष में परिस्थिति बनती दिखाई देती है। पर अगर आप ग्राहकों के नजरिए से देखें या जो सस्ते मकान खरीदने वाले हैं उनके लिए तस्वीर बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि मकान खरीद नहीं सकते, इसलिए किराए बढ़ रहे हैं। यह आंकड़ा बता रहा है कि भारत में जितनी महंगाई की दर है उससे 2 गुनी दर से, बल्कि 2 गुनी क्या, लगभग आप मानकर चलें कि 3 गुनी दर से मकानों की इन्फ्लेशन है, मकानों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पर ये मकान वही हैं जो महंगे हैं, 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर के मकान हैं। तो इस स्तर पर मकान की कीमतों में बढ़ोतरी का कोई बड़ा फर्क ग्राहकों को नहीं पड़ता है। तो कंपनियों ने जो इतने दिनों तक अपनी इन्वेंट्री होल्ड करके रखी थी और जो मकान नहीं बिक रहे थे, अब उसकी वसूली और उस पर महंगाई के असर के साथ उसकी कीमतें वसूलना शुरू हो गए हैं। दूसरा एक, उन्हें कम प्रोजेक्ट मिल रहे हैं क्योंकि डिमांड बाजार में सीमित है। कीमतें बढ़ने की वजह कच्चे माल की सीमेंट की, लेबर की, इन सारे चार्जेस में बढ़ोतरी, एक जनरल इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन भी इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। तो भारत की हाउसिंग इन्फ्लेशन के अब दोनों पहलू हमें दिखाई देने लगे हैं भारत की महंगाई में। एक तो मकानों की कीमत बढ़ रही है और दूसरा मकानों के किराए बढ़ रहे हैं। हमने भारत में पिछले 6 महीने में सबसे तेज बढ़ोतरी देखी है, कई सारे शहरों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी है रेंटल्स में, मकान के किराए में। जी, चलिए इस बीच जो है अब रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का।
चलिए आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करें, उससे पहले आपको बताते हैं हम एक खास कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं और अब बीच बाजार में ही आप चलते बाजार में क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए इसको तय करने की कोशिश हम करेंगे। 14 जून से यानी कल से जो है सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे हमारी खास पेशकश बीच बाजार आप के साथ जुड़िए और अपनी राय हमें बताइए और इसमें अलग अलग सेगमेंट में क्या कुछ खबरें चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार कैसे कर रहे हैं, बाजार शाम तक किस दिशा में को ले सकता है, तमाम पहलुओं को हम शामिल करेंगे। इधर अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है और ब्याज दरें 5.25 से 5.5% पर स्थिर हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने सिर्फ ब्याज दरों को ही स्थिर नहीं रखा बल्कि ब्याज दरों में कटौती की संभावना को दिसंबर तक टाल दिया है। यानी इस साल अमेरिका में सिर्फ एक बार ब्याज दर कटौती की संभावना है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के इस फैसले का असर दुनिया भर के कमोडिटी, करेंसी और शेयर बाजारों पर पड़ा है। सोने चांदी की कीमतों में नरमी आई है, साथ ही शेयर बाजारों के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। सर, यूएस फेड का ये फैसला क्या कुछ इंडिकेट कर रहा है? यूएस फेड का फैसला आप जिस तरफ से देखें उस तरफ से इसे पढ़ा जा सकता है। बाजार कोई उम्मीद थी कि जो अपना हॉकिश रुख है जेरोम पावेल का उसमें थोड़ी कमी आएगी। वो इस साल कम से कम 2 ब्याज दरों में 2 कटौती के संकेत देंगे, इसको उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि इस साल केवल 1 कटौती हो सकती है, वो भी अगर आप कैलेंडर के हिसाब से माने तो आखिरी तिमाही में दिसंबर के आसपास जाके। अमेरिका में महंगाई बढ़ी नहीं है पर महंगाई दर में कमी नहीं आई है, स्टबर्न है, जिद्दी है। अमेरिका की महंगाई दर कंज्यूमर इन्फ्लेशन 3.3% के आसपास बनी हुई है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व को इसे घटाकर 2% पर लाना है जो कि उनका लक्ष्य है, लेकिन माना जा रहा है कि अब जो परिस्थिति बन रही है उसमें महंगाई की दर में आने वाले समय में थोड़ी कमी होगी। तो बाजार इस बात से उत्साहित है कि जेरोम पावेल अब कम से कम ब्याज दरों में कटौती की बात तो करने लगे हैं, बोलने तो लगे हैं कि कटौती होगी और उस कटौती से बाजार की उम्मीदें बढ़ी हैं, बेहतर हुई हैं, लेकिन वो उतने एग्रेसिवली कटौती को आगे करेंगे या ब्याज दरों में कमी करेंगे इसके संकेत उन्होंने नहीं दिए हैं। जी, इस बीच देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का कहना है कि भारत में ब्याज दरों का पीक हो गया है। दिनेश खारा ने संभावना जताई कि ब्याज दरों में मध्यम अवधि के दौरान कटौती शुरू हो जाएगी। एसबीआई चीफ के इस बयान से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट पर अब ब्याज दर नहीं बढ़ेंगी, साथ ही जल्द ही कर्ज भी सस्ता हो सकता है। हालांकि बहुत कुछ मानसून और महंगाई के आंकड़ों पर निर्भर करता है। सर, एसबीआई प्रमुख के बयान के क्या मायने निकाल रहे हैं? अगर आप एफडी में पैसा लगाते हैं, एफडी में बचत करते हैं तो आपके लिए एसबीआई प्रमुख का बयान समझना ज़रूरी है। एसबीआई प्रमुख का कहना है कि बैंकों में डिपॉजिट्स की रेट अब पीक हो चुकी हैं, अब 7% के आसपास की रेट पहुंच चुकी है। सरकारी बैंकों में तो थोड़े कम है, लेकिन अब देश का सबसे बड़ा बैंक ये मान रहा है कि इससे ज़्यादा ब्याज दर एफडी पर नहीं दी जा सकती मौजूदा परिस्थिति में। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रेडिट की मांग और डिमांड में आने वाले समय में कमी आ रही है, बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो उलझा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अब डिपॉजिट्स को एक सीमा से अधिक ज़्यादा महंगा नहीं रखा जा सकता। तो अगर आप एफडी कराना चाहते हैं तो आपके लिए मौका है, आप तत्काल बैंक में जाकर इन ऊंची ब्याज दरों का लाभ उठा सकते हैं। बैंक ये भी चाहते हैं कि डिपॉजिट्स के ऊपर जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी एक बार धीमी पड़े तो कम से कम आगे कर्ज पर ब्याज दरों में कमी का रास्ता खोले। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी में अपने स्टांस को, अपने नजरिए को, जो कि बाजार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है कि केंद्रीय बैंक क्या सोच रहा है आने वाले समय में, उसे एकोमोडेटिव रखा है या माना है कि आने वाले समय में इसमें अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुख नहीं होगा। आज अमेरिका से भी हमने जो संकेत देखे वो भी ये दिखे कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व भी जून तक शायद थोड़ी बहुत मामूली कमी करेगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने तो ब्याज दरों में कमी कर ही दी है। तो इस तरह से डिपॉजिटर्स के नज़रिए से ये अंतिम कुछ महीने हैं जहां वो इन ऊंची ब्याज दरों का लाभ ले सकते हैं। कर्ज लेने वालों का इंतजार, धैर्य अब उनके लिए अच्छे फल लेकर आने वाला है। अगर आप नया कर्ज लेना चाहते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ब्याज दरों में थोड़ी बहुत कमी होगी, लेकिन कितनी कमी होगी ये देखना जरूरी है। पर भारत के संदर्भ में ये बात सही साबित होगी कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि खाद्य महंगाई रबी की फसल के बाद नई ताकत से वापस लौट आई है। अनाज की महंगाई, दाल की महंगाई, तिलहन की महंगाई, दूध की महंगाई, स्पाइसेस, सारी फूड बास्केट, पूरी थाली नए सिरे से महंगी हो गई है। और इस रोशनी में रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में कमी करने के लिए खासी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, और ऐसा बैंक करेगा कि नहीं ये हमें आने वाली मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा में जो अगले तिमाही में आएगी उसमें पता चलेगा। बिल्कुल। इधर अमेरिका के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने भी चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन ने चीन से इंपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर 38% अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला लिया है। इस फैसले से यूरोपियन यूनियन को $2 अरब से ज़्यादा का टैक्स मिलेगा। यूरोपियन यूनियन के इस फैसले का चीन ने हालांकि विरोध इस पर जो है दर्ज किया है। सर, ये किस तरह का फैसला है और किस तरीके से लागू होगा और इसके मायने क्या है?
विपुल, आपको याद होगा और दर्शकों को भी याद होगा कि इकोनॉमिक कम में हमने विस्तार से इस अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुए ट्रेड वार पर चर्चा की थी और उसमें हमने ये भी कहा था कि बहुत जल्दी यूरोप इस युद्ध में, इस जंग में शामिल हो जाएगा और वैसा ही हुआ। उस इकोनॉमिक कम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे दोबारा जाकर देख सकते हैं और इस पूरे ट्रेड वार का परिदृश्य समझ सकते हैं। पिछले महीने अमेरिका ने अपने हाल फिलहाल के वर्षों में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अमेरिका में चीन से आने वाले निर्यात पर तरह तरीके की बाधाएं लगा दी, शुल्क में बढ़ोतरी कर दी, ड्यूटीज बढ़ा दी। उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर व्हीकल्स, बैटरीज, स्टील, कई सारे उत्पाद थे जिन पर अमेरिका की निर्भरता चीन पर ज़्यादा है और अमेरिका चीन के लिए बड़ा बाजार है। और वहीं से इस बात की संभावना थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर यूरोपीय समुदाय भी ऐसा ही करेंगे। G7 देशों की बैठक भी चल रही है जहां चीन के से होने वाली डंपिंग या चीन की चुनौती बाजार में बढ़ती हुई दिख रही है, उस पर चर्चा होगी। पर G7 की बैठक से पहले यूरोपीय समुदाय ने अपने यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रिकॉर्ड ड्यूटी बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि इसका सीधा नुकसान BYD जैसी कंपनियों को होगा जो यूरोप के बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचती हैं। दूसरा बड़ा नुकसान चीन के बैटरी और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को होगा जिनके लिए यह बाजार सबसे बड़ा बाजार था। ऐसा यूरोप इसलिए कर रहा है और अमेरिका भी ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो उसे अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, अपनी कंपनियों के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना है। कूटनीतिक तौर पर इस बिसात में अब चीन एक तरफ हो गया है और यूरोप और अमेरिका एक तरफ हो गए हैं और अब ये एक फुल फ्लेजेड पूरा ट्रेड वार है जो दुनिया में शुरू हो रहा है। चीन इस पर कैसे रिटेलिएट करेगा, चीन का पलटवार क्या हो सकता है, हमने उस इकोनॉमिक में इस पर चर्चा की थी कि चीन क्या कर सकता है। और अब यूरोप के इस फैसले के बाद आने वाले कुछ हफ्तों में आपको चीन की तरफ से कई सारे आयात पर, यूरोप से होने वाले आयात पर ठीक इसी तरीके की पाबंदी या सख्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन सर, चीन के साथ जो दुनिया के साथ जो वो बिजनेस कर रहा है उसका परिदृश्य क्या कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? चीन के साथ दो बड़े बदलाव हो रहे हैं। एक तो यूरोप में जिस तरीके का राजनीतिक बदलाव हम देख रहे हैं, घटनाक्रम देख रहे हैं, खासतौर से यूरोपियन यूनियन के चुनाव में जो राइट विंग पार्टीज उभर रही हैं, उनका आग्रह इस बात पर है कि डीग्लोबलाइज किया जाए और यूरोप को अपनी क्षमताओं पर ही अपनी सीमाओं के भीतर अपनी क्षमताएं बनानी चाहिए, जिसको नियर शोरिंग कहा जा रहा है और या फ्रेंड शोरिंग कहा जा रहा है। यानी अमेरिका और यूरोप के बीच में एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ाई जाएगी, चीन पर निर्भरता में कमी आएगी। हम लोग विस्तार से इस पर बात करते रहें तो अब इस नए रुख के बाद अमेरिका और चीन नियर शोरिंग और फ्रेंड शोरिंग के जरिए अपनी आपूर्ति को बनाने की तैयारी करेंगे, जबकि चीन इस बात की कोशिश करेगा कि उसे एशिया के बाजारों में जगह मिल सके और जो नुकसान उसे अमेरिका और यूरोप के बाजारों में होने वाला है इंपोर्ट कम होने से, उसकी भरपाई कहीं दूसरी जगह कर सके। और ये दुनिया की सप्लाई चेन्स में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। दुनिया की सप्लाई चेन्स का एक बड़ा हिस्सा अभी चीन के और जापान के हाथ में है, ऑटोमोबाइल की सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा जर्मनी के और यूरोप के देशों के हाथ में। अब ये पूरी सप्लाई चेन्स बदलेंगी, यानी दुनिया के सप्लाई चेन्स के भूगोल में एक बड़ा और दिलचस्प बदलाव आने वाला है। इस पर हमारी नज़र रहेगी और हम बार बार आपको इसके बारे में सूचनाएं और जानकारियां देते रहेंगे। जी, स्टैंडचार्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक ऑयल मार्केट में जल्द ही सप्लाई डेफिसिट देखने को मिल सकता है। स्टैंडचार्ट की इस रिपोर्ट के बाद ऑयल मार्केट में कच्चे तेल का भाव में तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़कर के $82 के ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। सर, स्टैंडचार्ट के इस अनुमान के क्या मायने निकाले जाए? स्टैंडचार्ट का अनुमान थोड़ा बाजार के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की गुंजाइश नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद ओपेक देश अपने उत्पादन में कटौती के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों को $85 से ऊपर नहीं ले जा पाए, 90 के पास नहीं ले जा पाए। पर स्टैंडचार्ट का यह मानना है कि जो भी बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति उपलब्ध है उसे बाजार एडजस्ट भी कर लेगा और इसके बाद बाजार में सिग्निफिकेंटली ऑयल की आपूर्ति में कमी आती दिखाई देगी। उसका ये कहना है कि ये कमी इस साल के आखिरी तिमाही में से शुरू होगी और ये अगले साल तक जारी रहेगी। ये माना जा रहा है कि करीब ओपेक का अतिरिक्त उत्पादन और बाकी देशों का भी, जो कि नॉन ओपेक कंट्रीज हैं, उनके उत्पादन के बाद भी बाजार में कच्चा तेल पर्याप्त नहीं होगा। यानी इस संभावना के आधार पर आप ये मान सकते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में फिलहाल किसी बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है। कीमतें $80 से $85 के बीच ही घूमती रहेंगी। जी, चलिए अब झटपट का रुख करें। उससे पहले जरा हमारा एक खास कार्यक्रम इस बार वीकेंड पे शनिवार को आने वाला है, क्योंकि अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ रहा है। तो इससे जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है, कुछ भी हो, किसी भी प्रश्न को लेकर के कोई आशंका दुविधा है, तो इस बार शनिवार को हमारे साथ जुड़िए। लेकिन उससे पहले ये प्रोमो देखिए। पूरे साल आपका कितना टैक्स कटा,
आपने टैक्स बचाने के लिए कहां कहां निवेश किया? अरे इस साल तो आपने बदली थी नौकरी, तो हाथ में होंगे 2 फॉर्म 16। तो इन सब का हिसाब किताब देने का वक्त आ गया है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का वक्त आ गया है। और आपके मन में उठ रहे हैं जितने सवाल, कौन सा फॉर्म है आपके लिए, आपको फॉर्म 16 नहीं मिला तो क्या करें, फॉर्म 16 मिला है तो उसकी कौन सी जानकारी आपको 26A से मैच करवानी है। जुड़िए मनी 9 के साथ ताकि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को समझने में आपको ना हो कोई भी परेशानी। शनिवार को 7 बजे मनी 9 पर हम देंगे आपके सारे सवालों का जवाब। चलिए अब फटाफट कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं झटपट में। सेना में जवानों की भर्ती के लिए 2 साल पहले शुरू हुई अग्निवीर स्कीम में सरकार अब बड़ा बदलाव कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के 10 अलग अलग विभागों के सचिवों को इस योजना की रिव्यू के लिए कहा गया है। साथ ही उन्हें यह सुझाव देने के लिए भी कहा गया है कि योजना को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। सचिवों का पैनल अगले हफ्ते प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। जेपी इंफ्रा को खरीदने के लिए सफल बोली लगाने वाली कंपनी सुरक्षा रियल्टी की तरफ से जेपी इंफ्रा के रिटेल निवेशकों को एग्जिट प्राइस का ऑफर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 21 जून को कंपनी की बैठक में तय होगा कि किन रिटेल निवेशकों को एग्जिट प्राइस का ऑफर दिया जाएगा। रिटेल निवेशकों के पास कंपनी के करीब 54 करोड़ शेयर हैं और उनसे शेयर खरीदकर कंपनी को शेयर बाजार से डीलिस्ट कराने की योजना है। प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी के बीच घर खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश के शहरों में डेवलपमेंट अथॉरिटी और आवास विकास के बनाए गए फ्लैटों की कीमतें जल्द ही कम होंगी। इसके चलते फ्लैट और मकानों की कीमतों में 20 से 25% की कमी हो सकती है। इसके लिए नई कॉस्टिंग गाइडलाइन तैयार की गई है। फ्लैट और मकान के दाम कैसे कम होंगे और इससे आम आदमी को कितना फ़ायदा होगा, उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने सौंदर्य साबुनों में पाम ऑयल के इस्तेमाल को 25% घटाने की दिशा में काम कर रहा है। कंपनी ने पाम ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ ही पर्यावरण के प्रभाव को कम करने की रणनीति के तहत ये कदम उठाया है। पाम ऑयल की जगह हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा विकसित की गई तकनीक को सौंदर्य साबुनों में पैरेंट कंपनी यूनिलीवर द्वारा अन्य देशों में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाएगा। HUL को नई तकनीक को विकसित करने के में करीब 5 साल का समय लगा। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपकी टिप्पणी पर। फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले और वाहन यात्रा करने वालों के लिए राहत वाली खबर है। इसे देखना होगा कि सरकार इसे कैसे लागू करती है। पर जो नई व्यवस्था आने वाली है जिसको STQC सर्टिफिकेशन सिस्टम कहा गया है, इसमें अब सैटेलाइट RFID लीडर्स और कई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए कोशिश की जाएगी कि फास्टैग रखने वाले लोगों को लंबे समय तक टोल के जाम पर ना रुकना पड़े। इसकी कोशिश पिछले कई महीनों से की जा रही है। अभी इसका पायलट शुरू नहीं हुआ है, पर अगर ऐसा होता है तो बड़ी राहत होगी, क्योंकि फास्टैग के बावजूद टोल प्लाजा पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों को फास्टैग के बाद भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। जी चलिए, तो ये खबर झटपट में शामिल नहीं थी, लेकिन सर ने काफ़ी विस्तार पूर्वक इसको डिटेल में जो है समझा दिया। अंशुमान सर, आज इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मनी सेंट्रल को अब समाप्त करने का वक्त आ गया है। आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम वो दीवार